हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज जो अपना टॉपिक है वह है कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर को हल कर रहे थे। पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जिसके अंतर्गत आज क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है। इससे पहले यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, यानी x पूर्णांक है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, मतलब x का मान 0 से 12 के बीच में है। मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध आपको बताना है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर, दो सवाल दिए, इनमें आपको तुल्यता बताना है। तो चलिए देखिए। अच्छा, पहले हम A लिख लेंगे। A जो दिया है आपको समुच्चय निर्माण विधि में, उस प्रकार से पहले लिख लेंगे। अब A का मान कहां से कहां तक जा रहा, 0 से 12 तक जा रहा पूर्णांक में, तो हम 0 से 12 तक ले लेंगे। A के मान को हमने 0 से 12 तक ले लिया। और R पहला आपको दे रहा है कि A माइनस बी, मोड में है A माइनस बी, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो हम सौतुल्य में क्या करेंगे कि यदि A बिलोंग्स टू A है तो इसका मतलब क्या कि A माइनस A बराबर 0, A माइनस A बराबर 0, क्योंकि यहाँ A माइनस बी कह रहा था तो A माइनस A बराबर 0, और 0 4 का गुणज होगा, क्योंकि 4 में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, इसीलिए 0 जो होगा वो 4 का गुणज कहलाएगा। जो यहाँ लिख देंगे जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है, इसलिए R सौतुल्य है, इसलिए R सौतुल्य है। तो इस प्रकार से हमने सौतुल्य दिखा दिया। फिर हम सममित दिखाएंगे। तो सममित के लिए कैसे करना है? सममित के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी ए में है, अब तो क्या हो जाएगा कि अगर a माइनस बी, यदि a माइनस बी 4 का गुणज है तो मोड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। यदि ऐसा है तो अगर हम माइनस बाहर निकाल देते हैं, मतलब मोड माइनस बी माइनस ए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका मोड में माइनस प्लस का हो जाता है, यानी बी माइनस ए, भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। यानी अगर ए बी था तो फिर बी ए बी है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर सममित है। इस प्रकार से दिखाना था, इसलिए आर सममित है। इसके बाद हम दिखाएंगे संक्रामक को। तो चलिए संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक के लिए अब संक्रामक में भी इसी प्रकार से दिखा देंगे कि माना ए बी सी, माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए है तो ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या कि मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी मोड बी माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी माइनस सी, तो ये निकल के आएगा मोड ए माइनस सी, यानी जो 4 का गुणज है। अब ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर संक्रामक है। ऐसे करना था, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर रही होगी। तो सममित दिखा दिया, सौतुल्य दिखा दिया, संक्रामक दिखा दिया। हम कह देंगे अतः आर तुल्यता संबंध। अब आगे सवाल में ये कह रहा था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव को आपको निकालना था। तो एक से संबंधित अवयव, अब ए का मान क्या था? ए का मान था आपका 0 से 12 तक, 0 1 2 3 और 12 तक। अब यहाँ पर एक से संबंधित अवयव कौन होंगे? इसके लिए मोड के लिए, यानी अगर हम एक में 1 माइनस 1 करें तो हमें 0 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। इस प्रकार से, ठीक है। 4 के गुणज के लिए देखना आपको। फिर 5 माइनस 1 करें तो 4 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। इस प्रकार से फिर हम 9 माइनस 1 करें तो हमें 8 मिलेगा, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव कौन हो जाएंगे? 1 5 9 ये हो जाएंगे,
ठीक है। अब चलिए 9वें के दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। 9वें का दूसरा सवाल कह रहा था कि यदि संबंध आपको दे रहा है कि a बराबर b, तो आपको पता है कि यहाँ पर a का मान कैसे था कि 0 से 12 के बीच में था। a का मान कैसे था, 0 से 12 के बीच में था। अब a बराबर b, आपको तुल्यता संबंध दिखाना, तो पहले क्या दिखाएंगे आप, सौतुल्य। पहले दिखाएंगे नंबर 1 पर सौतुल्य। तो क्या करेंगे, माना a बिलोंग्स टू a है, मतलब a में है, माना a बिलोंग्स टू a, तो a खुद के लिए बराबर होगा a बराबर a। इसका मतलब क्या कि a बिलोंग्स टू r होगा, इसलिए r सौतुल्य है। इस प्रकार से दिखाएंगे r सौतुल्य है। फिर अगर हम बात सममित की करते हैं, सममित की, तो सममित में क्या करेंगे कि माना AB बिलोंग्स टू a, तो यदि a बराबर b, तो b बराबर ab होगा, b बराबर a। इसका मतलब क्या, यदि ab बिलोंग्स टू r है तो ba बिलोंग्स टू r हो जाएगा, है। यदि ab है तो फिर ba भी है, यदि ab है और फिर ba हो जाता तो क्या होता है, r सममित है, r सममित है। फिर आपको संक्रामक दिखाना था, तो संक्रामक दिखा देंगे इसी प्रकार से। संक्रामक माना ABC बिलोंग्स टू a, तो अब ABC बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या कि यदि AB बिलोंग्स R है तो A बराबर B, फिर BC बिलोंग्स R है तो B बराबर C। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि A बराबर B है और B बराबर C है तो A बराबर C कहलाएगा, तो AC बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक है। अब R संक्रामक है, सौतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो R कैसा हो जाएगा, R तुल्यता संबंध हो जाएगा। और फिर कह रहा था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, तो एक से संबंधित अवयव कौन होंगे, A बराबर B के लिए एक से संबंधित अवयव 1 बराबर 1 होगा। यहां पर आप लिख देंगे कि एक से संबंधित अवयव 1 है, बस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, अब यहाँ पर कुछ कंडीशनें दी हैं और आपको उदाहरण पूछ रहा है। तो सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों की कंडीशन जरूरी के लिए आपको जरूरी है कि आपने यदि पीछे के वीडियो नहीं देखे, पिछले वीडियो नहीं देखे, तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको कंडीशनें जरूरी है कि ध्यान रहे, ठीक है। तो सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों की कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए। अब संबंध के उदाहरण कह रहा है, तो हमने एक समुच्चय ए मान लिया, ए दिया आपको 1 2 3, इसको हमने क्या किया, मान लिया, माना ए बराबर 1 2 3 है। तो सममित की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यदि ए बी है तो फिर बी ए होना चाहिए, यदि ए बी है तो फिर बी ए होना चाहिए। सौतुल्य में क्या है कि ए ए हो, बी बी हो, सी सी हो, इस प्रकार से। और संक्रामक में क्या होता है कि यदि ए बी है, बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो सममित के लिए क्या बना देंगे, यहाँ पर आप सममित के लिए बना देंगे कि यदि मान लो 1 2 है तो फिर आपको 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तो ये बन गया सममित के लिए। लेकिन ना तो ये सौतुल्य है और ना ही संक्रामक है। सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि 1 1 हो, 2 2 हो, लेकिन यहाँ पर ना 1 1 है ना 2 2 है, तो ये सममित हो गया कि 1 2 है और 2 1 भी है। फिर अगर हम बात करें कि संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना ही सममित हो, तो किस प्रकार से बना देंगे कि यदि 1 2 है और 2 3 है तो फिर 1 3 भी है। अब ये देखिए कि 1 2 है, फिर 2 3 है और फिर 1 3 भी है, तो ये संक्रामक हो रहा, लेकिन ना तो ये सौतुल्य है और ना ही सममित है। सौतुल्य के लिए क्या जरूरी था कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, और सममित के लिए क्या जरूरत था कि यदि 1 2 है तो फिर 2 1 हो, 2 3 है तो फिर 3 2 हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरे की बात करें, सौतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, सौतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो कैसे बना देंगे। सौतुल्य के लिए तो जरूरी है कि 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, ये हो गया सौतुल्य के लिए। अब सममित के लिए क्या जरूरी है कि यदि 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, ये बन गया सममित के लिए, कि ये सौतुल्य के लिए हो गया और सममित के लिए हो गया, लेकिन ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। चौथे की बात कर लो, तो चौथा दिया आपका सौतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, तो इसी प्रकार बना देंगे कि सौतुल्य के लिए 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, फिर सौतुल्य हो गया। अब संक्रामक दिखाना है, सममित नहीं दिखाना। संक्रामक दिखाने के लिए क्या कर देंगे कि यदि 1 2 है, 2 3 है तो फिर 1 3 है, इस प्रकार से। तो ये सौतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन सममित नहीं है ये, ठीक है। अब पांचवें की बात करें, पांचवा दिया है सममित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो, तो देख लेते हैं। सममित के लिए क्या जरूरी है कि यदि 1 2 दिया है तो फिर 2 1 भी हो, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 है,
तो ये सममित हो गया। अब संक्रामक के लिए क्या जरूरी है कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो फिर ए सी, अब ए सी क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा, ए सी 1 1 बन गया, तो ये संक्रामक भी हो गया। अब सौतुल्य के लिए जरूरी था कि 1 1 भी हो 2 2 भी हो, लेकिन यहाँ 2 2 नहीं दिखा रहे, तो ये सौतुल्य नहीं है, इस प्रकार से दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर जो दिया है वो पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फिर आपको एक सवाल और है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी जो मूल बिंदु पर नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी P मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि ये आपको अगर कार्तीय तल दिया है तो यहाँ पर बिंदु P और यहाँ पर बिंदु Q, यानी मूल बिंदु से बिंदु P और Q की दूरियां बराबर है, ठीक है। तो तुल्यता दिखा रहा है, तो सौतुल्य कैसे दिखाएंगे, सौतुल्य के लिए क्या करेंगे कि यदि कोई एक बिंदु है तो उसके लिए स्वयं के बराबर दूरी होगी, मतलब अगर बिंदु P होता, ये बिंदु P, तो ये स्वयं के लिए बराबर दूरी रखता है कि नहीं, स्वयं के लिए बराबर दूरी रखता है। इसका मतलब क्या कि PP बिलोंग्स टू R है, बिंदु P स्वयं के लिए बराबर दूरी रखता है, बराबर दूरी रखता है, इस प्रकार से सौतुल्य के लिए। तो ये इसलिए R सौतुल्य है, इसलिए R सौतुल्य है। फिर अगर हम सममित की बात करते हैं, सममित की बात अगर हम करें तो हमने क्या किया कि यदि PQ बिलोंग्स टू R, यानी बिंदु P और Q मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। अगर PQ बराबर दूरी पर है तो फिर QP भी बराबर दूरी पे कहलाएंगे, इसलिए बिंदु Q और P भी मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। अब ऐसा है तो फिर हम QP को भी बिलोंग्स टू दिखा रहे हैं, QP बिलोंग्स टू R, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसलिए R सममित है, R सममित है। अब हम दिखा देंगे संक्रामक के लिए, तो संक्रामक दिखाते हैं, संक्रामक इसी प्रकार से। अब आपको संक्रामक दिखाना है तो आप PQR ले लीजिए, तो फिर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे कि PQ, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, PQ बिलोंग्स टू R, तो आप लिखेंगे कि बिंदु P और Q मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। फिर क्या लिखेंगे कि QR बिलोंग्स टू R, यानी बिंदु Q और R मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। तो जब PQ बराबर है, QR बराबर है, तो फिर PQ भी बराबर रहेंगे, तो हम लिख देंगे इसलिए PQ भी मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे इसलिए R संक्रामक है, फिर कह देंगे कि अतः R सौतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो तुल्यता संबंध दिखाता है, इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन कह रहा था पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब यह कहने का मतलब उसका ये है कि देखिए यदि कार्तीय निर्देशांक पर कोई बिंदु P है, अब इसी बिंदु के अकॉर्डिंग सारे बिंदु मूल बिंदु से बराबर दूरी पर रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर सारे बिंदु मूल बिंदु से बराबर दूरी पर हैं, मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो ये यही कह रहा है, ठीक है। पुनः सिद्ध कीजिए कि आपको यही चीज लिख देनी है कि सभी बिंदु P के अंतर्गत के सभी बिंदु जो कि मूल बिंदु से बराबर दूरी पर रहते हैं एक त्रिज्या के रूप में एक वृत्त को निरूपित करते हैं, बस इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, मतलब A क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। फिर R कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध को व्यक्त कर रहा है। आपको बताना है कि R तुल्यता संबंध है। अब T1 T2 के समरूप है, तो पहले क्या दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे सौतुल्य। तो कैसे दिखाना है कि T जो है वो बिलोंग्स टू A है, मतलब T नाम का त्रिभुज A समुच्चय में है, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, मतलब एक लौता त्रिभुज है, ये खुद के समरूप होगा कि नहीं होगा, तो बस इसलिए कह देंगे कि T
बिलोंग्स टू आर, यानी फिर लिख देंगे कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसीलिए आर समतुल्य है, इसलिए आर समतुल्य है, इसलिए आर समतुल्य है। फिर क्या दिखाएंगे? सममित, फिर दिखाएंगे सममित। तो हम ले रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या दिखा रहे हैं कि T1 T2 समरूप है, T1 T2 समरूप है। तो जब T1 T2 समरूप है तो हम दिखाएंगे कि T2 T1 समरूप है। भाई ऐसे ही तो होगा, यदि T1 T2 के समरूप है तो फिर T2 T1 के भी समरूप होगा। इसका मतलब क्या कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R था, T1 T2 बिलोंग्स टू R था, तो T2 T1 बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, इसलिए R सममित है, R सममित है। फिर दिखाना है संक्रामक के लिए, तो दिखाएंगे संक्रामक। अब संक्रामक के लिए कैसे दिखाएंगे कि यदि इस प्रकार से, यदि T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R है, तो हम क्या कर रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या कि T1 T2 के समरूप है, ये चीज आपको लिखनी है। और आप यदि नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, T1 T2 के समरूप है। फिर क्या दिखाएंगे कि T2 T3 बिलोंग्स टू R, यानी T2 T3 के समरूप है। तो यदि T1 T2 के समरूप हो गया, T2 T3 के समरूप हो गया, तो हम क्या दिखा रहे हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, यानी T1 T3 के समरूप है। तो हम दिखा देंगे कि इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक है। तो यहां से दिखा रहे हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे कह रहा था कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो यहाँ आप देख रहे हैं 3, 4, 5 और यहाँ आप देख रहे हैं 6, 8, 10। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि T1 और T3 भुजाओं वाले त्रिभुज आपस में संबंधित हैं, T1 और T3 भुजाओं वाले त्रिभुज आपस में संबंधित हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में आपको R दिया है, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इस प्रकार से दे रहा है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध आपको दिखाना है। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको समतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे कि मान लिया हमने माना P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A, मतलब समुच्चय A के अंदर P1 P2 P3 बहुभुज वाले, भुजाओं वाली बहुभुज है। अब अगर हम बात करते हैं समतुल्य की, अगर हम बात करें समतुल्य की, तो समतुल्य के लिए क्या करेंगे कि माना P1 बिलोंग्स टू A है, तो कोई भी बहुभुज की भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं? किसी भी बहुभुज की भुजा आपस स्वयं के लिए बराबर होगी, तो आपको यही लिखना है कि P1 बराबर P1, P1 बराबर P1। किसी भी बहुभुज की भुजा स्वयं के लिए बराबर होती है, किसी भी बहुभुज की भुजा स्वयं के लिए बराबर होती है, ये चीज लिखेंगे। इसीलिए P1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R समतुल्य है, इस प्रकार से दिखा देंगे R समतुल्य है। फिर सममित की अगर हम बात करते हैं, सममित की तो हमें क्या दिखाना है कि यदि P1 P2 बिलोंग्स टू A है, तो P1 P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या कि P1 बराबर P2 है, P1 बराबर P2, तो अगर P1 बराबर P2 है तो P2 बराबर P1 होगा। इसका मतलब क्या कि P2 P1 बिलोंग्स टू R, P2 P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसीलिए R सममित है, R सममित है, मतलब P1 P2 बिलोंग्स टू R हो रहा, तो फिर P2 P1 बिलोंग्स टू भी R हो रहा कि नहीं? तो R सममित हो गया। अब दिखा देंगे संक्रामक, तो इसी प्रकार से दिखाना है आपको संक्रामक। चलिए हम संक्रामक दिखाते हैं। संक्रामक के लिए कैसे दिखा देंगे कि संक्रामक के लिए भी इसी प्रकार से दिखाएंगे कि P1 P2 P3 P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A है, मतलब P1 P2 P3 A के अंदर है, तो हम क्या दिखाएंगे कि P1 P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या कि P1 बराबर P2 है, फिर P2 P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या कि P2 बराबर P3 है, फिर P1
P3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है ना। यदि P1 P2 के बराबर हो रहा, P2 P3 के बराबर हो रहा, तो P1 P3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, P1 बराबर P3। तो हम दिखा देंगे कि P1 P3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक है। तो सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से दिखाना था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था कि 3 4 5 वाले भुजाओं वाली समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 3 4 5 भुजाओं की लंबाई वाले समकोण त्रिभुज किससे संबंधित होंगे, ये त्रिभुज से संबंधित होंगे। तो आपको लिख देना है कि 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और आपको L इस प्रकार से कह रहा है कि L1 समांतर है L2, R जो संबंध दिया है आपको दिखाना R एक तुल्यता संबंध है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। जैसे आप पीछे चलते आए हैं उसी प्रकार से दिखाना है कि सौतुल्य के लिए क्या दिखाएंगे कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, कोई भी रेखा जो होगी वो स्वयं के समांतर होगी, यानी L1 खुद के लिए समांतर होगी। इसका मतलब क्या कि L1 बिलोंग्स टू R, हम लिख देंगे R सौतुल्य है, R सौतुल्य है। फिर सम्मित की बात करते हैं। अगर सम्मित की बात करें तो कैसे दिखाना है कि यदि L1 समांतर L2 है, यानी L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 भी L1 के समांतर रहेगा। यानी अगर L1 समांतर L2 है तो L2 समांतर L1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो L2 समांतर L1 है, यानी L2 L1 बिलोंग्स टू R, यानी R सम्मित है। फिर अगर हम संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक में भी इसी प्रकार से दिखाना है कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L1 समांतर L2, ठीक है, और L2 L3 बिलोंग्स टू R है तो L2 समांतर L3 हो जाएगा। अब L1 L2 और L3 आपस में समांतर हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इसीलिए L1 L3 बिलोंग्स टू R है, तो R संक्रामक है। तो R सौतुल्य भी है, R सम्मित भी है, R संक्रामक भी है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। अब रेखा आगे कह रहा था कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं को समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 समांतर रेखा के लिए क्या होता है कि उसकी प्रवणता बराबर होती है, यानी और अचर पद कुछ भी हो सकता है। तो यहां आपको लिख देना है कि y बराबर 2x प्लस c, इस प्रकार से आपको लिख देना है। संबंधित समस्त रेखाओं का जो समुच्चय होगा वो होगा y बराबर 2x प्लस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 आपको दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, और कह रहा है कि आपको संबंध दिया है R इस प्रकार से कि 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है निम्नलिखित में से सही उत्तर की नहीं। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि प्रश्नावली 1.1 से जो अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो आपका बहुविकल्पी सवाल बनता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे 1 नंबर में या 2 नंबर में भी आपको बन जाते हैं सवाल, लेकिन अधिकतर संभावना ये रहती है कि बहुविकल्पी सवाल ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको देख रहे हैं कि 1 2 3 4 दिया है, तो देखिए 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 भी दिया है और 4 4 भी दिया है। इसका मतलब सौतुल्य तो है, सौतुल्य है। इसका यहाँ पर ही कह रहा था किंतु सौतुल्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1 2 दिया है तो क्या 2 1 दिया है, अगर 1 2 दिया है तो क्या 2 1 दिया है, 2 1 नहीं दिया है, इसका मतलब सम्मित नहीं है, ये देखिए ना, ये 1 2 दिया है लेकिन कहीं पर 2 1 नहीं दिया, सम्मित नहीं है। तो जब सम्मित नहीं है तो ये कह रहा है कि सम्मित है, तो ये भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध है तो तुल्यता के लिए जो तीनों होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो ऑप्शन। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन 16 इस प्रकार से कह रहा है कि
समुच्चय n में आपको दे रहा है r जो दिया है वो a बराबर b माइनस टू, जहां b का मान 6 से बड़ा है। आपको सही उत्तर चुनना है, विकल्प चुनना है। तो देखिए a बराबर b माइनस टू कह रहा है, a बराबर b माइनस टू, जहां b ग्रेटर देन 6 है। अब b ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब b का मान 6 से बड़ा है। जब b का मान 6 से बड़ा है तो यहाँ 4 तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएं, अगर हम b का मान 8 रखते हैं तो अगर हमने यहाँ b का मान 8 रखा तो 8 माइनस 2 यानी a का मान कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो यहाँ 3 दे रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी में b का मान 7 रखें तो a बराबर b माइनस टू था, यानी a बराबर 7 माइनस 2 यानी a बराबर बचेगा 5। तो यहाँ a का मान होना चाहिए 5 लेकिन है 8, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि यदि 8 रखेंगे तो a का मान 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है। आगे इसके आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।